नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रूफ के बारे में, यानी रूफ ट्रस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं IS 800 2007 कोड समरी का पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं और वो जो वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इससे पहले वाला वीडियो आप ऊपर आई आइकन में देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रूफ की यानी रूफ ट्रस की, तो ये जो टॉपिक है ये SSC, JE और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन EAC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गेट की अगर हम बात करें, गेट एग्जामिनेशन की, तो उसमें अभी तक इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया है। एक नया एग्जाम स्टार्ट हुआ IPAT, तो मे बी IPAT में ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि IPAT का जो पैटर्न है वो गेट से सिमिलर है, बट उसका जो लेवल है वो गेट से डाउन है और कहीं ना कहीं ES को टच करता है। तो हम ये मान सकते हैं IPAT एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रूफ की यानी रूफ ट्रस की। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रूफ ट्रस जो होते हैं, यानी इंडस्ट्रियल रूफ में हम बात करते हैं रूफ ट्रस की, तो रूफ ट्रस क्या होते हैं। देखो, ये जो सामने आपको स्टील की स्ट्रक्चर दिख रही है, इस पूरी स्ट्रक्चर में मैं आपको शो करके बता रहा हूँ और आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। पूरी स्ट्रक्चर को भूल जाइए और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। जो स्ट्रक्चर आपके सामने ये ट्राइंगल रूप से दिख रही है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल रूप से जो बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, इनसे ये इस तरह से बनाई गई स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रस। पहले तो ये समझ लीजिए क्या है, ये ट्रस है। क्या बोलते हैं इसको, इतना समझिए, ये है ट्रस। अब ये जो ट्रस है ये रूफ बनाने में काम में लिया जा रहा है, तो इसका पूरा नाम एग्जैक्टली क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है रूफ ट्रस, ठीक है ना। तो रूफ ट्रस किसको बोलते हैं? ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? स्टील से, स्टील स्ट्रक्चर, ये रूफ ट्रस है। तो एक रूफ ट्रस तो आपकी आंखों के सामने है, दूसरा आपको कहाँ दिख रहा है? दूसरा देखो, इसके पीछे एक और बना हुआ है, तो ये रूफ ट्रस है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बनाए जाते हैं, जितने भी होंगे, इसके पीछे एक और होगा, तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रूफ ट्रस। इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है, तो वो स्पेसिंग कहलाती है कि इनके बीच में कितनी स्पेसिंग रखी जानी है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि रूफ ट्रस क्या होते हैं, देखने में थोड़ा सा पता आइडिया लगना चाहिए है क्या रूफ ट्रस। तो ये देखो, ये है रूफ ट्रस। और जब रूफ बनाई जाती है, पिच रूफ वगैरह का कंसेप्ट आता है, तो उस केस में आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर इस तरह से चलता है और एक वर्टिकल मेंबर आएगा नीचे, इंक्लाइंड मेंबर, वो नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर बने हुए होते हैं, वो जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्टिकल मेंबर क्या कहलाते हैं? इनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो समझो कि ऊपर जो आपको मटेरियल दिख रहा है, कवरिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं मैंने रूफ कवरिंग मटेरियल या रूफ, ठीक है। ये जो मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर जो लगता है इस तरह से, उनको बोला जाता है पर्लिन। क्या बोला जाता है? पर्लिन बोला जाता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बे बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होती है इसको बोल देते हैं हम स्पान, ठीक है ना। स्पान बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं बे। ये हो गया आपका स्पान, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह की यहाँ पर ये क्या है, मेंबर्स यूज की जाती हैं। इनको क्या है? कोड बोला जाता है। तो ठीक है, बॉटम कोड बोल दिया, ऊपर यूज किए तो आपने टॉप कोड बोल दी, ठीक है। नी, इसको नी ब्रासिंग बोल दी, जो ब्रासिंग यहाँ पर यूज की इसको नी ब्रासिंग बोल देते हैं। दोनों तरफ नी ब्रासिंग यूज की हुई है, ठीक है। तो छोटी छोटी ये टर्म्स है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चीज़ें क्लियरली विजिबल होंगी। तो पहले तो बात कर लेते हैं, देखो इस मेंबर की। ये जो आपको मेंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये जिसको मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं येलो कलर से, इस मेंबर को क्या कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो ये मेंबर कहलाता है आपका राफ्टर। क्या कहलाता है? ये राफ्टर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा मेंबर जो इस तरह से ये लगे हुए होते हैं, ये जो मेंबर है अब मैं जो बता रहा हूँ, ये कहलाता है आपका पर्लिन। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम पर्लिन। यानी कि राफ्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये तो है पर्लिन, सॉरी ये है राफ्टर एक, दूसरा राफ्टर, तीसरा राफ्टर, और ये लास्ट में चौथा राफ्टर, और लास्ट में ये पांचवा राफ्टर। तो ये 5 राफ्टर हो गए जो मैंने येलो कलर से बताए हैं। ओके, अब मैं बता रहा हूँ क्या पर्लिन्स के बारे में। तो देखो, एक तो ये रहा पर्लिन, ठीक है ना, ये रेड कलर से मैं पर्लिन को बता रहा हूँ। दूसरा पर्लिन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पर्लिन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके पर्लिन। ओके, तो पहले तो ये समझो राफ्टर क्या होते हैं, पर्लिन क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पर्लिन से रिलेटेड या राफ्टर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, या आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पर्लिन किसको कहा जाता है और राफ्टर किसको कहा जाता है। तो पहले पर्लिन और राफ्टर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक नीड थी जो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको आप देख लेना। चलिए अब हम कम बात करते हैं, जो हम बात करने वाले हैं कोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस की, या वो कोडल प्रोविजन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले तो ये समझो कि जो रूफ ट्रस है वो कब यूजफुल होता है, रूफ ट्रस कब बनाना चाहिए। तो अगर आपका स्पान 6 मीटर से लेकर 30 मीटर तक का होता है, तो उस केस में रूफ ट्रस बनाना आपके लिए क्या होता है? थोड़ा इकोनॉमिकल होता है और यूजफुल होता है। तो उस केस में आप ये सोच सकते हैं, हाँ मुझे रूफ ट्रस बनाना चाहिए, जब आपकी 6 मीटर या 30 मीटर के बीच में अगर लेंथ होती है, स्पान होता है,
तब आप रूफ ट्रस बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पिच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पिच क्या होती है रूफ ट्रस की। तो रूफ ट्रस की जो पिच होती है वो होती है राइज अपॉन स्पान, कि आपका राइज कितना है और उसका स्पान कितना है। राइज को समझो कि इस तरह से आपने रूफ ट्रस बनाया, ठीक है, और रूफ ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है ये कहलाती है आपकी राइज, ठीक है। तो जो राइज होती है, राइज अपॉन स्पान का जो रेशियो होता है वो कहलाती है पिच। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे पिच क्या होती है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, समझना ध्यान से सुनना, कि प्रॉपर ड्रेनेज के लिए पिच कितनी होती है। रूफ ट्रस के लिए प्रॉपर ड्रेनेज अगर आपको करना है रूफ ट्रस में तो आपकी पिच कितनी होनी चाहिए, तो पिच जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/4 से लेके 1/6 के बीच में, ठीक है। तो याद रखना 1/4 से लेके 1/6 के बीच में आपकी पिच होनी चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज अगर आपको रखना है रूफ ट्रस में तो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या दूसरा इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन कि आपसे ये पूछा जाता है कि रूफ ट्रस में जो स्पेसिंग होती है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होती है। तो ध्यान रखना कि जो स्लोप्ड रूफ वगैरह होते हैं या रूफ ट्रस होते हैं उनमें जो आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में, तो स्पेसिंग होती है आपकी L/3 से लेके L/5 के बीच में आपकी स्पेसिंग रखी जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से यहाँ पर कि ये इस तरह से यहाँ पर क्या है कि ट्रस बने हुए होते हैं। तो ये तो अगर पहला ट्रस, उसके पीछे दूसरा ट्रस होगा, फिर जो दूसरा ट्रस बना हुआ होगा उसके पीछे फिर तीसरा ट्रस होगा। तो इन ट्रस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना रूफ ट्रस के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेसिंग कहलाती है। तो स्पेसिंग आपकी L/3 से लेके L/5 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, आपसे इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में पूछा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट आपके पास में एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, नेक्स्ट नोट जो मैं बताने वाला हूँ, नोट इस प्रकार से है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस कितना होता है या किस पर डिपेंड करता है, कि रूफ ट्रस की जो कॉस्ट होती है वो किस तरह से डिसाइड की जाती है। तो रूफ ट्रस जो बनता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो डिसाइड की जाती है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पर्लिन प्लस रूफ कवरिंग मटेरियल, इस पर डिपेंड करती है, इसके बराबर होती है किसी भी रूफ ट्रस की कॉस्ट। ये रफली आइडिया होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रूफ ट्रस की कॉस्ट कितनी होती है, तो रूफ ट्रस की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ पर्लिन का डबल, और साथ ही साथ में जो रूफ कवरिंग मटेरियल उसकी जो कॉस्ट होगी उन दोनों का जो सम करेंगे जब आप, तो आपके पास में किसकी कॉस्ट आ जाएगी, रूफ ट्रस की कॉस्ट आ जाएगी। ये आरपीएससी का जो पेपर हुआ था, आरपीएससी एईएन का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। उसके प्री में ये क्वेश्चन आया था, उसके अलावा एसएससी में भी ये रिपीट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूफ ट्रस की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना कि जो पर्लिन है उस पर्लिन का कॉस्ट का डबल कर दो, और साथ साथ में रूफ कवरिंग मटेरियल की कॉस्ट को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जिस चीज़ के मैं बताने वाला था। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम साइज ऑफ द एंगल कितना यूज़ किया जा सकता है रूफ ट्रस में। तो मिनिमम जो एंगल की साइज़ है वो जो यूज़ कर सकते हैं वो होगा आपका 50x50x6 mm का। तो आपके ये जो एंगल की जो मैंने साइज बताई है ये मिनिमम एंगल है, इससे कम एंगल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं रूफ ट्रस में। आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट कितनी यूज़ करनी है, तो 6 mm की मिनिमम साइज़ जो होती है गसेट प्लेट की वो 6 mm होती है, इससे छोटी आप गसेट प्लेट यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जब आप कनेक्शन करेंगे तो कम से कम 2 रिवेट आपको यूज़ में लेनी है। मान लीजिए ये गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट पे एक मेंबर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक रिवेट लगा सकते हो, लेकिन रूफ ट्रस के केस में एक रिवेट नहीं, आपको वहाँ पे क्या करना होगा, कम से कम 2 रिवेट लगानी हो। और जो गसेट प्लेट आपने यूज़ की है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी रखनी होगी, 6 mm आपको रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये कोडल प्रोविज़न है। अब बात कर लेते हैं एंगल की, मैंने बात कर ली मिनिमम एंगल की, लेकिन अब एंगल को डिज़ाइन भी तो किया जाएगा, जरूरी थोड़ा ना हम मिनिमम ही साइज दें। जरूरत पड़ी, लोड ज़्यादा आएगा तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको एंगल को डिज़ाइन करना होगा। जब एंगल डिज़ाइन की बात आएगी तो वहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि एंगल जब आप बनाओगे तो रूफ जो होगी उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो स्लोप कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो IS कोड के हिसाब से 30 डिग्री से ज़्यादा आपका स्लोप नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री से स्लोप अगर ज़्यादा है तो आपको दोबारा डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो नॉट मोर देन 30 डिग्री, रूफ स्लोप नॉट मोर देन 30 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, इसको आप लिख लीजिए। और लाइव लोड जब आप लेंगे तो मिनिमम लाइव लोड आपको 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो लेना ही लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं या रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, लेकिन इससे कम आपको नहीं लेना है जब आप डिज़ाइन करेंगे। ओके, अगर आपने डिजाइनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा लाइव लोड वगैरह की जब कैलकुलेशन की जाती है तो लाइव लोड कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना होता है, इतना आ रहा है तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया है। अब एक और, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट बातें, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं लेग लेंथ की। आपको पता है एंगल जो बनाया जाता है, एंगल कुछ इस टाइप से होगा,
ठीक है ना, और इस एंगल की लेग कहलाते हैं, ये जो बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लेग। अब लेग की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये इस लेग की भी लेंथ होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, ये समझना, पहले सुनना फिर मैं समझाऊंगा। समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो मैं वापस समझाऊंगा तब समझना आपको। लेग लेंथ ऑफ एंगल पर्लिन पैरेलल टू रूफ कवरिंग मटेरियल शुड नॉट बी लेस देन L/60। यानी कि आपका जो एंगल सेक्शन है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एंगल सेक्शन है और इस एंगल सेक्शन का जो लेग पैरेलल टू द रूफ कवरिंग है, मान लीजिए जैसे रूफ कवरिंग मटेरियल, इधर रूफ कवरिंग मटेरियल है फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, तो इसके पैरेलल में ये वाला लेग है, तो इस लेग की जो लेंथ है, ये लेंथ L/60 से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, लेग लेंथ ऑफ एंगल पर्लिन परपेंडिकुलर द रूफ कवरिंग मटेरियल शुड नॉट बी लेस देन L/45। अब देखो रूफ कवरिंग मटेरियल मैंने इधर माना है, तो इसके परपेंडिकुलर लेग कौन सा है, ये वाला खड़ा है जो यहाँ पर, ये वर्टिकल, तो ये जो रूफ कवरिंग मटेरियल उसके परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, L/45 से ये कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही कहना है। L क्या है, स्पान है वहां पर, तो ये कहना चाहते हैं। नहीं समझ में आया तो वापस समझा देता हूँ। देखो एक छोटा सा डायग्राम है, उसको आप देख लीजिए, शायद यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ आपने रूफ बनाई होगी, तो ऊपर की तरफ तो रूफ कवरिंग मटेरियल हो गया आपका, नीचे आपका प्रिंसिपल राफ्टर होगा, इनके बीच में एंगल सेक्शन लगे हुए हैं, एक एंगल ऊपर की तरफ है, एक एंगल नीचे की तरफ है, इस तरह से आपने डिजाइन किया। तो देखो रूफ कवरिंग मटेरियल के पैरेलल में जो एंगल वो लेग है वो कौन सा है, वो लेग है ये वाला, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये शो कर दिया, ये वाला लेग है। तो इस लेग की लेंथ L/60 से कम नहीं होनी चाहिए, और उसके परपेंडिकुलर में जो लेग है यानी कि ये वाला, इसकी लेंथ L/45 से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं ये दोनों कोडल प्रोविजन। ठीक है, ये दो समझ में आ गए। अब तीसरा कोडल प्रोविजन क्या है, तीसरा कोडल प्रोविजन डिजाइन से रिलेटेड ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट आता है एंगल सेक्शन पर वो कितना आता है, वो आता है WL²/10। ये डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर इक्वेशन है, किसकी है, क्या बता रहा हूं मैं, पहले तो समझो। मैंने ये जो कोडल प्रोविजन बताए हैं, ये बताए हैं जब आप पर्लिन डिजाइन कर लोगे, और पर्लिन के जब एंगल सेक्शन डिजाइन किया जाएगा, तो पर्लिन जो डिजाइन होगा एंगल सेक्शन का, उससे रिलेटेड कोडल प्रोविजन थे इंपॉर्टेंट, जो IS 800 में अवेलेबल है। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आराम से समझना, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इसको रट लेते हैं, समझते कम है, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से ईजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंड जोन की। देखो इंडिया में विंड जोन कितने, क्वेश्चन नंबर 1, तो इंडिया में विंड जोन है 6, ओके। और सिस्मिक जोन कितने हैं, इंडिया में सिस्मिक जोन है 4। पहले ये कितने थे, पहले ये 5 थे, बट अब कितने हैं, अब ये 4 है। फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को दोनों को मिला के क्या बना दिया है, फर्स्ट बना दिया है, या आप ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को मिला के सेकंड बना दिया है। लेकिन एग्जैक्टली जब आप बात करोगे तो 1 2 3 4, तो 4 बता रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड मिला के फर्स्ट बनाए बेसिकली। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितने जोन है, 4 जोन है। और अगर विंड की बात करूंगा तो विंड जोन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो था, ये था आपका पार्ट नंबर 6, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट नंबर 6। तो बेसिकली मेरी तरफ से मैंने IS 800 जो कोड था 2007, उसके इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर कोई ही मुझे लगता होगा इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन बाकी रह गया तो उसका एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना ये हमारा ये क्या होगा, ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, पसंद आए, तो इन वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखेंगे उतने ही उस पर एडवर्टाइजमेंट आएंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। और अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। अदर टॉपिक पर कोई आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओनली मैसेज करें, नंबर आपको पता है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए।